हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लेटर मुग़ल से चालू करेंगे। लेटर मुग़ल से तो अगर मुग़ल्स में देखेंगे, इनका डिक्लाइन देखेंगे हम, एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट, जो भी इन्वेजन हुए हमारे, जैसे हमारा नादिर शाह का एक इन्वेजन हुआ, और क्या कहते हैं, अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हुआ, तो उनका इन्वेजन देखेंगे, क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ इंडिया पे उसको देखेंगे, और इसके बीच में जो भी हमारा इवेंट्स हुए उनको देखा जाएगा। तो लेटर मुग़ल, हम मुग़ल को बेसिक जान लेते हैं। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हमारा बाबर ने की थी। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य का नींव रखा, एस्टेब्लिश किया। ठीक है, 1526 इसने बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हरा के मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। मुग़ल साम्राज्य अपनी पीक पर पहुंचा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। अकबर के टाइम में अपनी पीक पे पहुंचा। उसके बाद में हम थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिलता है, लेकिन औरंगजेब के टाइम में हमारा लेटर और औरंगजेब के शासनकाल के बाद वाले टाइम में हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, और वो डिक्लाइन बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, लेटर मुग़ल रूलर के टाइम में, और मिड 18 सेंचुरी में ये सिमट जाता है दिल्ली की गलियों तक, केवल दिल्ली तक सिमट के रह जाता है मिड 18 सेंचुरी तक। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या रीज़न थे? तो स्कॉलर के कई सारे मतभेद हैं। कुछ स्कॉलर मानते हैं कि इसका रीज़न औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी थी। कुछ मानते हैं औरंगजेब की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी। ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी टुवर्ड्स मराठा, ठीक है, गोलकुंडा बीजापुर पे जो अधिकार किया था, उसको मानते हैं जिम्मेदार। और कुछ स्कॉलर मानते हैं कि जो रियल रीज़न था हाँ डिक्लाइन का, वो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में था, मुग़ल इंस्टीट्यूशन में था। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार मानते हैं। ठीक है, उनके इंस्टीट्यूशन को जिम्मेदार मानते हैं। तो कई सारा मतभेद है, लेकिन तो मुग़ल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था हम उसको देख लेते हैं। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन को, मुग़ल का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो हमारा उसकी नींव रखी थी अकबर ने। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, मनसबदारी सिस्टम। और मनसबदारी सिस्टम होता क्या है? मनसबदारी सिस्टम एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एरिस्टोक्रेट है। ठीक है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एरिस्टोक्रेट। इसमें एक मनसबदार हमारा अपॉइंट हो रहा है। ठीक है, एक मनसबदार को अपॉइंट किया। ठीक है, जागीरदार भी कहते हैं उसको। ठीक है, मनसबदार को अपॉइंट किया, और मनसबदार की 2 रैंक होती थी। ठीक है, ड्यूअल रैंक। एक हमारा जाट होती थी, दूसरा हमारा होती थी सवार। ठीक है, जाट क्या है? हमारा पर्सनल रैंक है। ठीक है, पर्सनल रैंक है। सवार द नंबर ऑफ हॉर्समैन ही हैज़ टू कीप, नंबर ऑफ घुड़ सवार, ठीक है, इसको रखना पड़ता था, वो हमारा सवार होता है। ठीक है, तो ऐसा रैंकिंग होता था। ठीक है, 8,000 से 1,400, तो ऐसे करके हमारा रैंकिंग होता है, हायरार्की होता था। ठीक है, ठीक है, तो हायरार्की में कुछ नॉवेल्स हमारे बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग में थे। ठीक है, कुछ हमारा, तो इसमें बहुत सारी इनइक्वलिटी देखने को मिलता है। तो ये जो मनसबदार हैं, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता था? अपॉइंटमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, इनका ट्रांसफ़र भी होता था। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ठीक है, रिमूवल, सब कौन करता था? ठीक है, सारा कुछ रिमूवल हमारा कौन करता था? राजा करता था, किंग करता था। तो ठीक है,
तो किंग की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग द मुग़ल एम्पायर, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन। अगर वीक किंग होगा, ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य का बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, तो उस पर कई सारा एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर वीक किंग होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा, ठीक है, लेटर मुगल्स में कई सारे, ठीक है, मुग़ल हुए, ठीक है, वो वीक सक्सेसर थे। तो पहला रीजन हमारा क्या है, ठीक है, वीक सक्सेसर, ठीक है। तो जो औरंगजेब के बाद में जो सक्सेसर थे, ठीक है, वो हमारे कैसे थे, ठीक है, जैसे हमारा बहादुर शाह जफ़र था, उसे ठीक है, वो भी वीक था, ठीक है, 65 साल में वो राजा बना, ठीक है। उसके बाद में जहांगीर शाह आया, ठीक है, ठीक है, जहांगीर शाह आया, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है, फ़ारुख शाह आया, फिर मोहम्मद शाह रंगीला आया, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे लेटर मुगल्स को, ठीक है। तो हमें राजा की पोजीशन पता चल रही है कि राजा अगर वीक होगा तो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन पे उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी चीज़ हमें ये भी पता चलती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशन था, जो नॉबल्स का और राजा का रिलेशन था, ठीक है, नॉबल्स और किंग का जो रिलेशन था वो हमारा कैसा था, पर्सनल लॉयल्टी पे बेस्ड था, ठीक है। पर्सनल लॉयल्टी मतलब राजा के साथ पर्सनल लॉयल्टी पे बेस्ड है, ठीक है। ये राजा के लिए लॉयल है, ये कोई इंस्टीट्यूशन के लिए लॉयल नहीं है, ठीक है, कोई रिलीजन के लिए लॉयल नहीं है। रिलीजन के लिए हो सकते हैं, एथनिसिटी के लिए लॉयल नहीं है, लैंग्वेज के लिए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी इम्पर्सनल लॉयल्टी बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। इम्पर्सनल लॉयल्टी कंट्री हो गई, जैसे आज के टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारी कंट्री है, ठीक है, तो हमारे इंस्टीट्यूशन है, तो ये सब क्या है, हमारा इम्पर्सनल लॉयल्टी है। तो राजा का और नॉबल्स का रिलेशन हमारा पर्सनल लॉयल्टी पे बेस्ड था। अगर तो लॉयल्टी चेंज भी हो सकती है, और जो पर्सनल लॉयल्टी है, ठीक है, तो एक टाइप का हमारा पैटर्न क्लाइंट रिलेशन बन रहा है, ठीक है, ठीक है, रिलेशनशिप बन रहा है, तो इसका भी हमें असर देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर हम देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, दूसरा रीज़न हमारा हो सकता है डिमिनिशिंग लॉयल्टी ऑफ एरिस्टोक्रेट, ठीक है, डिमिनिशिंग लॉयल्टी ऑफ एरिस्टोक्रेट, ठीक है। डिमिनिशिंग लॉयल्टी ऑफ एरिस्टोक्रेट को हमें समझने से पहले हमें इनका कंपोजिशन जानना पड़ेगा, एरिस्टोक्रेसी का, ठीक है। कंपोजिशन क्या था, कंपोजिशन को अगर देखा जाए तो हमारा जो मुगल्स नॉवेल्स थे, अगर हम उनको देखें, ठीक है, कई सारे हमारे बाहर से आए थे, ठीक है, फॉरेनर भी थे, ठीक है, इंडियन ग्रुप भी था, ठीक है। तो फॉरेनर में देखा जाए तो हमारा तुरानी ग्रुप था एक, ठीक है, एक ईरानी ग्रुप था, ठीक है, तुरानी, ईरानी, हिंदुस्तानी ग्रुप, हिंदुस्तानी मुस्लिम थे, ठीक है, हिंदू वाले थे, ठीक है, ठीक है, हिंदू ग्रुप भी था। बाद में जब औरंगजेब ने, ठीक है, बीजापुर और गोलकोंडा को कब्जा लिया, ठीक है, गोलकोंडा और बीजापुर को कब्जा लिया, तो एक नया ग्रुप, ठीक है, जो नॉबल्स थे यहाँ के, यहाँ पे भी कुछ नॉबल्स रहे होंगे, उनको औरंगजेब ने मुग़ल मुग़ल ठीक है, उसमें ठीक है, मुग़ल साम्राज्य में एसोसिएट कर लिया उनको भी। तो ये जो नॉबल्स थे इनको हमारा अलग ग्रुप बोला गया, इन्हें डेक्कनी ग्रुप बोला गया, ठीक है, डेक्कन ग्रुप, ठीक है। तो कई सारा ग्रुप था, जैसे तुरानी ग्रुप में हमारा निज़ामुल मुल्क हो गया, ठीक है, वही जो ठीक है, हैदराबाद का निज़ाम था, निज़ामुल मुल्क, वो तुरानी था, ठीक है। ईरानी में हमारा, ठीक है, कई सारे हो गए, ठीक है, ईरानी में हमारा जुल्फ़िकार खान हो गया, ठीक है, ठीक है, जुल्फ़िकार खान, इसकी मदद से हमारा जहांगीर शाह गद्दी पे बैठा था, ठीक है, जहांगीर शाह, ठीक है, जो हमारा बहादुर शाह जफ़र के बाद में आया था, ठीक है, 1712 से 1713 के बीच में ये रहा था, ठीक है। तो ये जो तुरानी थे ये मोस्टली सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है, सेंट्रल एशिया, टर्की वाला पार्ट हो गया, ये टर्की हैं आज भी ये लोग, इनकी एथनिसिटी टर्क है, ठीक है। जो ईरानी हैं पर्शियन वाले एरिया, इराक, ईरान से आए थे, ठीक है।
तो जो तुरानी है वो हमारे मोस्टली सुन्नी है, ठीक है, और जो ईरानी है वो हमारे कैसे हैं, शिया है, ठीक है। तो हमें एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है इनके बीच में, ठीक है। और इनकी आपस में एम्बिशन थी, हर किसी ग्रुप की एम्बिशन थी, और एवरी ग्रुप ट्राई टू कंट्रोल, ठीक है, कि कंट्रोल द किंग, ठीक है, इन्फ्लुएंस द किंग, ठीक है। तो एम्बिशन है, कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और हमने देखा कि जो नॉवेल्स हैं उनमें बहुत सारी इनक्वलिटी है। अगर मैं मिड 17th सेंचुरी की बात करूं, ठीक है, मिड 17th सेंचुरी की बात करूं, तो 8,000 मनसबदार थे, ठीक है, 8,000 मनसबदार थे उस टाइम में। और 8,000 मनसबदारों में से 441 ऐसे थे जो हमारा 61% ऑफ टोटल ठीक है, टोटल जो वहाँ का ज़मीन का रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू था, उसको होल्ड करते थे, ठीक है। तो 441 केवल कंट्रोल कर रहे हैं 60% ऑफ रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर, ठीक है। लैंड रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था रेवेन्यू का। तो इनके बीच में काफ़ी इनक्वलिटी थी, और हर कोई मनसबदार चाहता था कि मैं हायरार्की में ऊपर जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है हर ग्रुप में हमारा, ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा राजा वीक हुआ, ठीक है, वैसे वैसे हमें देखने को मिलता है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की कई सारी वजह भी थी कि हमें जागीरदारी क्राइसिस देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है, जागीरदारी क्राइसिस, ठीक है। अगर मैं जागीरदारी क्राइसिस की बात करूं, ठीक है, तो जागीर होती क्या है, जागीर हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर ज़मीन की बात करूं, ठीक है, ये साम्राज्य की ज़मीन है, ठीक है, इसमें जो 20% हिस्सा था वो खाली ज़मीन था, ठीक है। उस टाइम पे मुग़ल साम्राज्य में 20% एवरेज हमारा खालिस लैंड था, खालिस लैंड जो कि हमारा रॉयल पैट्रोनेज के अंडर में आ रहा है, ठीक है। ये शाही ज़मीन है, ठीक है, ठीक है। और 80% हमारा जागीरदार को दी जा रही है, ठीक है। एक जागीरदार अपॉइंट कर दिया गया, उसकी जागीर के फॉर्म में, ये जागीरदार है, ये जागीरदार है, अलग अलग जागीरदार हैं, वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं इसको। तो जागीरदार अपॉइंट करते हैं। ये जागीरदार का अपॉइंटमेंट प्रमोशन मैं बता चुका हूँ राजा करता था, ठीक है। तो जागीरदारी क्राइसिस क्या होता है, सतीश चंद्रा ने इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है, सतीश चंद्रा, ठीक है, सतीश चंद्रा ने इसको डिस्क्राइब किया है कि जो सोशल सरप्लस है, ठीक है, जो सरप्लस है वो हमारा अनेबल टू मीट द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मीट नहीं कर सके, और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की कॉस्ट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उतना भी सरप्लस नहीं है कि अपनी फाइट जो वॉर है उनको कंटिन्यू कर सके, ठीक है, ठीक है, वॉर को कंटिन्यू रख सके, और जो लग्जूरियस लाइफ है उसको, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। तो उतना सोशल सरप्लस पर्याप्त नहीं है, इसको हमारा बोला गया जागीरदारी क्राइसिस, ठीक है, ठीक है, क्या बोला गया, जागीरदारी क्राइसिस। तो जो जागीर होती थी, दो टाइप की जागीर होती थी मुग़ल साम्राज्य में, ठीक है। तो एक हमारा होता था वतन जागीर, ठीक है, ठीक है, वतन जागीर। दूसरी होती थी तनख्वाह जागीर, ठीक है, तनख्वाह जागीर। जो वतन जागीर था ना, वो हमारा जो लोकल बहुत ही पावरफुल राजा है, ठीक है, लोकल जैसे राजपूत राजा हो गए, ठीक है, पावरफुल हो गए ये, ठीक है, लोकल जमींदार है, बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो उसको मुग़ल साम्राज्य में शामिल करने का एक जरिया होता था, उसे एसोसिएट कर सके विद इन द, एसिमिलेट कर सके विद इन द मुग़ल एम्पायर, ठीक है। तो वतन जागीर ये हमारी कैसी है, नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब जिसको दे दी गई वो हमारा ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है। जो तनख्वाह जागीर है वो हमारा ट्रांसफरेबल है, ठीक है, ट्रांसफरेबल, ठीक है। इनको हमारा जो जागीरदार है उनको हमारा ट्रांसफ़र किया जा सकता था, ठीक है, तनख्वाह जागीर के अंडर में, ठीक है। तो वतन जागीर एक टूल है, ठीक है, लोकल राजा, लोकल हमारा ज़मींदार है उसको एसिमिलेट करना विद इन द मुग़ल एम्पायर, ठीक है।
तो जो जागीर है, ठीक है, जागीरदार हो गया। तो क्या क्या रीज़न थे हमारे जागीरदारी क्राइसिस के, हम इसको देखते हैं। ठीक है, जागीरदारी क्राइसिस के रीज़न क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला रीज़न था कि जो नंबर ऑफ़ मनसबदार थे, ठीक है, वो हमारे बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुए। ठीक है, मनसबदार हमारे बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुए, लेकिन जो एरिया था, ठीक है, जो ज़मीन थी वो हमारी, वो लैंड एरिया हमारा कांस्टेंट रहा, स्टैग्नेंट रहा और डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मनसबदार तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन लैंड एरिया हमारा डिक्लाइन कर रहा है। तो पहला रीज़न हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ठीक है, मनसबदार उनके जितना हमारा, ठीक है, सरप्लस आता था उतना नहीं आएगा, जितना प्रॉफिट होता था जागीरदार को। जागीरदार क्या करता था, जागीरदार ज़मीन से हिस्सा आया, ठीक है, ज़मीन से जो भी इनकम आई, ठीक है, उसको क्या करेगा, कुछ हिस्सा अपने जो घुड़सवार है मेंटेनेंस में रखेगा, अपने पास रखेगा। ठीक है, उसके बाद में उसको ट्रांसफ़र कर देगा राजा के पास में। ठीक है, तो एक टाइप से ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो इतना सरप्लस नहीं आ रहा था नॉबल्स के जो मनसबदार था उसके पास में। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मनसबदार बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन हमारा जो ज़मीन का एरिया था वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर हम दूसरा रीज़न की बात करें, जो रेवेन्यू कलेक्शन था, ठीक है, जो रेवेन्यू कलेक्शन था, जितना हमने एस्टिमेट किया गया था, ठीक है, उतना रेवेन्यू कलेक्शन हो नहीं पाया। ठीक है, जितना एस्टिमेट किया गया था उतना रेवेन्यू कलेक्शन आया नहीं, स्पेशली इन द साउथ। हमारा साउथ में बहुत तेज़ी से, साउथ में हमारा उतना नहीं आया। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन जितना एस्टिमेट किया गया था, ठीक है, साउथ में, तो उससे हमारा रेवेन्यू, हमारा एम्पायर का कम हुआ। ठीक है, वो भी जागीरदारी क्राइसिस के लिए जिम्मेदार है। तीसरा रीज़न हमारे इन्फ्लेशन को कह सकते हैं। उस टाइम पे इन्फ्लेशन बहुत था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, यूरोपियन कंट्री के लिए लग्जरीज आइटम। ठीक है, एक्सपोर्ट बहुत आज ज़्यादा कर रहे थे यूरोपियन कंट्री के लिए, तो हमारा यहाँ पे सप्लाई जो था वो हमारा कम हुआ, जिसके कारण प्राइस हमारा इंक्रीज़ हुआ और इससे हमारा इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। चौथा रीज़न हो सकता है, ठीक है, जो इन सब के कारण हमारा क्या हुआ, पर्सनल जो इनसिक्योरिटी थी, ठीक है, जो जागीरदार की, वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ, और जिससे कि हमारा, ठीक है, जिससे उनमें और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है। तो ये सारे रीज़न थे जिम्मेदार हमारा जागीरदारी क्राइसिस देखने के लिए। कुछ लोग मानते हैं ना कि हमारा जागीरदारी क्राइसिस को, ठीक है, जागीरदारी क्राइसिस को हमारा, ठीक है, मेंटेन मतलब नहीं होती है, ख़त्म किया जा सकता था। ठीक है, कैसे, जब हमारा गोलकुंडा और बीजापुर को कब्जाया ना, तो ज़मीन, हमारा जो रेवेन्यू था, ठीक है, जो मुग़ल साम्राज्य का रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई, उसको हमारा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के बजाय हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करने के बाद उसके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए हमारा औरंगज़ेब ने इस्तेमाल किया। ठीक है, फर्दर एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल किया। इसके कारण हमारा, ठीक है, और ज़्यादा ये हमारा जो जागीरदारी क्राइसिस है उसको हमारा बढ़ावा मिला। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है हमारा मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री में हमारा क्या क्या दिक्कत थी, ठीक है, जो कि हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा रीजन देखने को मिलता है। तो अगर मैं मुग़ल एम्पायर की बात करूं, ठीक है, मुग़ल एम्पायर एक वॉर स्टेट था। ठीक है, वॉर स्टेट, ठीक है, और उसका, ठीक है, वॉर स्टेट था, और उसकी जो पावर थी वो हमारा, ठीक है, अगर मैं उसकी, ठीक है, मेन पावर कहाँ लाई करती है, उसकी मेन पावर उसकी मिलिट्री में लाई करती है। ठीक है, उसका बेसिस है मिलिट्री। ठीक है, लेकिन मिलिट्री में हमारा करप्शन हुआ। करप्शन कैसे हुआ कि जितने भी हमारा, ठीक है, नोबल्स थे, ठीक है, जितने हमारा मनसबदार थे, ठीक है, उनको जितना हॉर्समैन रखना चाहिए था किसी ने मेंटेन करके नहीं रखा। उतने हॉर्समैन रखे ही नहीं जितना हमारा रखना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, तो
इससे हमें देखने को मिलता है करप्शन देखने को मिलता है आर्मी में, ठीक है। कोई नई इनोवेशन देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। कोई कोई फर्दर मिलिट्री रिफॉर्म नहीं होते, ठीक है। कोई भी रिफॉर्म नहीं होता मिलिट्री में, ठीक है। पुराना वाला सिस्टम चला आ रहा है, कोई इनोवेशन नहीं, कोई नई टेक्निक नहीं। तो धीरे धीरे हमारा, ठीक है, धीरे धीरे हमारा मिलिट्री कमज़ोर होता है, ठीक है। और ठीक है, तो ये हमारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन हमारा हो सकता है। अगर मैं आगे बात करूँ, ठीक है, हमें बहुत सारे रिवोल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। औरंगजेब के टाइम में हमारा, ठीक है, रिकरिंग हमारा पीजेंट रिवोल्ट हो गया, वैसे रिवोल्ट, ठीक है। तो जैसे हमारा जाट्स हो गए, ठीक है, ठीक है, जाट का हमारा देखने को मिलता है, ठीक है। मुंदेलास का देखने को मिलता है हमें, ठीक है। सिख का देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। मराठा सरदार थे, उन्होंने भी हमारा रिवोल्ट किया, ठीक है। और जो राजपूत थे उनका जो एलिजेंस था उसको भी उन्होंने हटा दिया, ठीक है। वो भी फेड अप हो गए उनसे, ठीक है। तो ये सब हमें देखने को मिलता है, ठीक है। रिकरिंग पीजेंट रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं उनके, ठीक है। तो कुछ बोलते हैं कि ये रीज़न था कि वो अपना एजर्ट कर रहे थे रीजनल ऑटोनॉमी, ठीक है। कुछ स्कॉलर मानते हैं कि एजर्शन ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी बाय द लोकल पावर, ठीक है। जब हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर हुआ, ठीक है, तो ये इन्होंने अपनी 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 इंडिपेंडेंस को एजर्ट किया, अपनी ऑटोनॉमी को एजर्ट किया। तो ये हमारा कुछ मानते हैं कि इन्होंने जो पीजेंट की ग्रीवांस था, ठीक है, ठीक है, उसको सामने रखा, ठीक है, ठीक है। जो जागीरदार बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कर रहे थे, ठीक है, तो उसकी एक आवाज़ के रूप में हमारा रिवोल्ट हमारा पनपा, ठीक है। तो कई सारे रीज़न हैं। कुछ मानते हैं कि औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी थी, उसने इन ग्रुप को ऑफेंड किया और इसके कारण हमारा क्या हुआ, ठीक है, इन्होंने अपना एजर्शन दिखाया ऑटोनॉमी के लिए। तो ये सब रीज़न है। लेकिन अगर मैं देखूं तो जो पीजेंट की ग्रीवांस थी, ठीक है, वो भी एक वैलिड रीज़न नज़र आता है। पीजेंट की क्या ग्रीवांस थी, ठीक है। जो अर्लियर मुग़ल रूलर थे, ठीक है, वो जागीरदार को कंट्रोल करते थे थ्रू द सिस्टम ऑफ रोटेशन, ठीक है। वो उनको ट्रांसफ़र करते थे रहते थे, ठीक है, रोटेशन करते रहते थे, ठीक है। तो उनका ऑपरेशन जो जागीरदार का था वो कम था। लेकिन जैसे हमारा मुग़ल साम्राज्य किंग हमारा, ठीक है, कमज़ोर हुआ, तो हमें जो जागीरदार था उसने ऑपरेशन बढ़ाया, ठीक है, ठीक है। उसने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किया, अत्याचार किया। और अगर मैं मुग़ल साम्राज्य में बात करूं, ठीक है, ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है। अगर कोई फर्टाइल लैंड है, गुजरात में कई एरिया थे, ठीक है, तो वहाँ जो लैंड रेवेन्यू की डिमांड थी वो 3/4 तक थी, ठीक है, ठीक है, 3/4 ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। तो इतना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू, ठीक है, हाँ, ठीक है, लैंड रेवेन्यू की डिमांड है, ठीक है। और ऊपर से जो जागीरदार था, ठीक है, जागीरदारी क्राइसिस थी, ठीक है। उस टाइम पे जागीरदार हमारा, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए कोई सुपरविज़न नहीं है, उस टाइम पे इन्होंने ऑपरेशन करना चालू किया पीजेंट्स का, ठीक है। इसके कारण हमारा क्या हुआ, पीजेंट लोकल जमींदार के साथ मिलके इन्होंने, हाँ, ठीक है, तो एक रिवोल्ट सामने आया, ठीक है। और फारूक शहर के टाइम पे जो हमारा जागीरदारी क्राइसिस था उससे निपटने के लिए एक सिस्टम चालू किया गया, एक जिसे बोलते हैं इजारादार सिस्टम, ठीक है, इजारादार सिस्टम, ठीक है। इजारादार सिस्टम क्या था, ठीक है, इजारादार सिस्टम था कि हमारा जो लैंड रेवेन्यू का राइट है, ठीक है, जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का राइट है वो हमारा किसको दिया जाएगा, हाईएस्ट बिडर को दिया जाएगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको दिया जाएगा, ठीक है। और जो इजारा, ठीक है, जो, ठीक है, जिसको दिया जा रहा है वो चाहे कितना भी हमारा एक्सट्रैक्ट कर सकता है किसानों से, ठीक है, किसानों से वो चाहे कितना भी लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उसको एक फिक्स्ड अमाउंट राजा को पे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब किंग की तिजोरी में तो फिक्स्ड अमाउंट जाएगा, वो भी हाईएस्ट बिड है,
लेकिन यहाँ से वो कितना भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इससे हमारा पीजेंट का ऑपरेशन और तेज़ी से बढ़ा, इसके कारण उन्होंने ठीक है, तो जब पीजेंट का ऑपरेशन बढ़ा, प्रजा नाराज हुई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा ठीक है पीजेंट रिवोल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो कई सारे रीज़न हैं, तो मेनली जो मुझे लगता है मुग़ल साम्राज्य के डिक्लाइन के ये मेनली रीज़न है। आगे हम देखेंगे ठीक है फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट। ठीक है,